जय हिंद दोस्तों। ब्लेंडर एनिमेशन की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में सीखा था। वो यूज़र इंटरफेस का पार्ट 1 था। आज हम लोग यूज़र इंटरफेस का पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ बची हुई हैं जिनको आज हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये जो हमारे पास अलग से विंडो होती है, जैसे ये हमारे पास है आउटलाइनर पैनल, तो थोड़ी बहुत हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू होता क्या है। ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब होता है 2D और पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब होता है 3D। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन में देखते हैं तो वो कहला जाता है पर्सपेक्टिव। अभी हम लोग 3 डायमेंशनल में हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे हैं, पर्सपेक्टिव व्यू पे हैं। अगर आप 2D व्यू देखना चाहते हैं तो आप नम पैड में 5 बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही अब आप 5 प्रेस करेंगे तो ये जो क्यूब है हमारा वो 2 डायमेंशनल दिखेगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, अब ऑर्थोग्राफिक व्यू पे हैं। अगर आप फिर से 3D में देखना चाह रहे हैं तो आपको फिर से 5 प्रेस करना है। जैसे ही आप 5 प्रेस कर देंगे तो अब आपको जो भी चीज़ें रहेंगी वो 3D में नज़र आएंगी, क्योंकि अब आप कहाँ आ चुके हैं, पर्सपेक्टिव व्यू पे आ चुके हैं। तो पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब होता है 3D में देखना और ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब होता है 2D में देखना। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। जब हमें सभी चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा तो हम लोग ए प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये देखिए सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। अब इन्हें डिलीट करने के लिए मैं यक्स प्रेस कर रहा हूँ और ये हमने डिलीट पे क्लिक कर दिया तो सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। हम ऐड पे गए, मिस पे गए और हमने ऐड कर लिया क्या, मंकी। अब मैं थोड़ा सा सामने से देखना चाह रहा हूँ मंकी को, तो हमने माउस व्हील बटन को प्रेस करा और ये हमने थोड़ा सा 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लिया है। जूम करने के लिए मैं माउस व्हील को रोटेट कर रहा हूँ, ये हमने इतना कर लिया। अब अभी हम लोग फिलहाल कौन से व्यू में हैं, ऑर्थोग्राफिक में हैं या फिर पर्सपेक्टिव में हैं? तो अभी हम लोग पर्सपेक्टिव में हैं, इसीलिए हम लोग को ये जो मंकी है वो 3D में नज़र आ रहा है, 3 डायमेंशनल। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगर मैं 5 प्रेस कर देता हूँ तो अब ये हमें मंकी 2D में नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑर्थोग्राफिक। फिर से मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ तो ये मैं आ गया हूँ पर्सपेक्टिव में। अब होता क्या है कि कई बार मैं मंकी को फ्रंट से देखना चाहता हूँ, या फिर कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हमें टॉप से देखना है। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं वो सब कुछ आपको मॉडलिंग करते समय समझ में आएगा कि आखिर हम लोग टॉप साइड से क्यों देखते हैं, फ्रंट से ही क्यों देखते हैं, वो आगे चल के पता चल जाएगा। खैर, अगर हमें फ्रंट से देखना है तो हम लोग 1 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लोग 1 प्रेस करेंगे तो हम लोग फ्रंट साइड से देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, यानी कि आप 2 डायमेंशनल व्यू पे हैं और साथ ही साथ 2 डायमेंशनल में किधर साइड है, तो फ्रंट से आप चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आपको राइट साइड से देखना है तो आपको 3 प्रेस करना है। जैसे ही आप 3 प्रेस करेंगे तो आप राइट ऑर्थोग्राफिक में आ चुके हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। कई बार होता क्या है कि हम लोग टॉप से देखना चाह रहे हैं, ऊपर से, तो टॉप से देखने के लिए 7 प्रेस करना है। जैसे ही आप 7 प्रेस करेंगे तो आप टॉप व्यू में चले जाएंगे। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करें। 1 मतलब फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो आप राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। और अगर टॉप से देखना चाह रहे हैं तो फिर आपको 7 प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर मुझे फ्रंट साइड से देखना है तो 1 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग 1 प्रेस करेंगे तो हम फ्रंट साइड से देख पाएंगे। लेकिन अगर हमें फ्रंट से ना देख के बैक साइड से देखना है तो क्या करेंगे? अब हम लोग कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे। 1 मतलब फ्रंट साइड जाएंगे और कंट्रोल 1 मतलब हम लोग बैक साइड से देख पाएंगे। ये हमने कंट्रोल प्रेस करा और जैसे ही मैं 1 प्रेस करता हूँ तो अब हम लोग बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ चुके हैं।
अगर मुझे राइट से देखना है तो मैं 3 प्रेस करूँगा, और अगर मुझे लेफ्ट साइड से देखना है तो कंट्रोल 3 प्रेस करूँगा। अगर मुझे टॉप से देखना है तो हम लोग 7 प्रेस करेंगे, और अगर बॉटम से देखना है, नीचे साइड से देखना है, तो कंट्रोल के साथ 7 प्रेस करेंगे। तो अब हम लोग कहाँ से देख पाएंगे? बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू से देख पाएंगे। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर मैं कंट्रोल के साथ नंपैड प्रेस करता हूँ तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा पाऊँगा। अगर मैं फ्रंट में जाना चाहता हूँ तो 1 प्रेस करूँगा, और अगर मैं बैक में जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ नंपैड 1 प्रेस करूँगा। तो अभी तो हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं? अभी हमने सीखा पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है और ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है। मुझे फ्रंट में जाना है तो फिर से मैं 1 प्रेस कर देता हूँ तो मैं फ्रंट में आ चुका हूँ। अब हम लोग 3 डायमेंशनल में चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, तो हमने 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लिया। ये हमने माउस व्हील बटन को प्रेस करा और ये हमने थोड़ा सा इसको रोटेट कर लिया है 3D व्यू पोर्ट को। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास आउटलाइनर पैनल होता है ये क्या होता है और हमें बताता क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग शुरुआती विंडो पे चले जाते हैं। जैसे हम लोग फाइल पे गए और ये हम लोग न्यू पे गए और हमने ये जनरल पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हम लोग डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये हम लोग नई ब्लेंडर फाइल पे आ चुके हैं। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ये जो आउटलाइनर पैनल है इसमें क्या बता रहा है ये। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये कलेक्शन है कोई, और कलेक्शन के अंदर 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? कैमरा है, क्यूब है और लाइट है। हम लोग यहाँ से भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है वो क्यूब पे है। ये अगर मैं माउस को हटा भी देता हूँ तो क्यूब के ऊपर ये नीले कलर की पट्टी है। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा क्यूब सेलेक्ट है। यहाँ पे देखिए क्यूब सेलेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरे को सिलेक्ट कर दूँ तो या तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे जाके इस कैमरे के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो अब हमारा कैमरा सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ पे बता भी रहा है कि आपका कैमरा सेलेक्ट है। अगर आप लाइट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप लाइट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, ये हमारा लाइट सेलेक्ट हो गया है। तो सिलेक्ट करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। ये चिन्ह क्या बता रहे हैं? ये जो आँख बना हुआ है इसका मतलब वही है जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे अगर मैं बंद कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि इस मेश पे मैं बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे बंद करने से इस 3D व्यू पोर्ट में जो भी मेश हैं, जितने भर मेश होंगे, अब मेश एक कैटेगरी होती है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ और ये मेश पे क्लिक करके मैं आपको दिखाऊँ। अब मान लीजिए कि हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं। मैं मंकी ऐड कर लेता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। फिर से मैं ऐड पे जाता हूँ, मेश पे जाता हूँ और ये हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। जी प्रेस करके मैं इसको इधर साइड कर देता हूँ। अब देखिए कि ये सिलेंडर, ये क्यूब और ये मंकी तीनों इस मेश कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आँख फोड़ देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट क्लिक कर दूँगा तो अब देखिए यहाँ के सारे मेश गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमने मेश कैटेगरी को ऑफ कर दिया है, हाइड कर दिया है। अगर मैं फिर से यहाँ पे अनहाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाऊँगा और ये मैं मेश को अनहाइड करने के लिए लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे आँख दिख रही है, मतलब ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा सिलेंडर बस ना दिखे, बाकी सारी चीज़ें दिखें, तो मैं सिलेंडर में जो आँख बनी हुई है इसको फोड़ दूँगा। ये मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो अब देखिए सिलेंडर बस गायब हो जाएगा। अगर मैं क्यूब गायब करना चाहता हूँ तो मैं क्यूब के ऊपर ये जो आँख बनी है यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो क्यूब हमारा गायब हो जाएगा। अगर हम लोग एक बार फिर से लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये क्यूब आ चुका है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा सिलेंडर भी आ चुका है। अब ये क्या होता है जो कैमरे का निशान बना हुआ है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। कैमरे का मतलब ये होता है कि ये कैमरा इन चीज़ों को नहीं देख पाएगा। अब अभी आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। जब हम लोग रेंडर करेंगे, लास्ट में सीखेंगे रेंडरिंग करना, तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे माउस व्हील को रोटेट करूँ, यहाँ पे मेरा माउस रखा हुआ है, अब मैं माउस व्हील को रोटेट कर रहा हूँ,
ये हमने रोटेट करा तो देखिए ये पट्टी आगे खिसक गई है और हमारे पास यहाँ पे 2 नए ऑप्शन और आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँ और ये मैं चालू कर दूँ यहाँ से, अभी ये ऑफ है, ये हमने चालू कर दिया। अब देखिए हमें ये जो त्रिभुज के आकार की पट्टी थी वो दिखने लगी है, पहले नहीं दिख रही थी, अब दिखने लगी है। ये जो पट्टी आई है ये होता है सेलेक्टिबिलिटी के लिए। अभी मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ये देखिए मैं क्यूब सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ये मंकी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस क्यूब का सिलेक्ट ना कर पाऊँ। तो क्यूब को सिलेक्ट हम लोग तब नहीं कर पाएंगे जब हम लोग यहाँ से जाके क्यूब पर सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद कर दें। यहाँ से हमने ये टर्न ऑफ कर दिया है सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन। अब मैं कितना भी यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँ ये क्यूब हमारा सेलेक्ट नहीं हो सकता। अभी हमारा ये मंकी सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके ये सेलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन बंद कर दूँ तो अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। ये देखिए मैं कितना भी सेलेक्ट करूँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से भी मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आँख वाला एग्जाम्पल हमने बता ही दिया है कि ये होता क्या है। ये होता है नया कलेक्शन का। अब कलेक्शन क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे जितनी भर अभी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इस कलेक्शन के अंदर आती हैं जिसका नाम ही कलेक्शन है। मान लीजिए कि कल को हमें ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ये सिलेंडर है, ये क्यूब है और ये मंकी है, ये हमारे काम का है कुछ भी, और इसको हम लोग स्कूल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हमें स्कूल वगैरह बनाना है और हम ये चाह रहे हैं कि ये स्कूल बनाने के काम में आ सकते हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों को स्कूल वाले कलेक्शन में डाल देंगे। कैसे करेंगे इसको? तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए एक नया कलेक्शन नाम से फोल्डर बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ये हमने 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक करा तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ स्कूल, SCHOOL। ये हमने स्कूल कर दिया और ये हमने इंटर कर दिया, यानी कि अब हमारा स्कूल नाम से कलेक्शन बन गया है। लेकिन इसके अंदर अभी कोई भी चीज़ें नहीं है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लेफ़्ट क्लिक करके। शिफ्ट हम लोग क्यों प्रेस कर रहे हैं? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएँ। हमने पिछली क्लास में सीखा भी हुआ है। अब जैसे ही मैं यम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन के लिए मेनू ओपन हो गई है। अब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को जिस कलेक्शन में रखना चाहता हूँ, स्कूल वाले में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके उसमें रख सकता हूँ। अगर मैं कलेक्शन वाले फोल्डर में ही रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। या फिर मैं अगर चाहता हूँ कि मैं एक नया कलेक्शन बना लूँ और उस फोल्डर में रखूँ तो यहाँ से मैं नया कलेक्शन बना सकता हूँ। हालांकि अभी फ़िलहाल हम लोग स्कूल वाले कलेक्शन में ही इन तीनों चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। तो अब देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं वो स्कूल वाले कलेक्शन के अंदर आ गई हैं। ये स्कूल कलेक्शन के अंदर है। ये अब यहाँ पे जो हमारे पास कलेक्शन नाम से फोल्डर था ये अब यहाँ पे नहीं है चीज़ें, क्योंकि अब ये स्कूल कलेक्शन के अंदर आ चुकी हैं। हम लोग चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसको देखिए, इसका नाम क्या है? सुजैन। ये जो मंकी होता है इसको ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट सुजैन ही बोलते हैं। अगर मैं इसका नाम चेंज करके मंकी रखना चाहता हूँ तो इसके ऊपर माउस को लेके जाऊँगा और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ मंकी, MONKEY। ये हमने मंकी रख के इंटर कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया? यहाँ पे देखिए मंकी हो गया है। किसी का भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, चाहे कैमरा हो, चाहे ये लाइट हो, सबका नाम आप चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने का दूसरा तरीका भी होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप F2 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पर नाम चेंज करने के लिए मेनू आ जाएगी
वहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास नाम चेंज करने का। तो अभी तक हमने इस आउटलाइनर पैनल के बारे में सीखा हुआ है। कई बार हमारे पास जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट हो जाएंगी, तो हम लोग यहाँ पे जा कर के सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें मंकी सर्च करना है कि कहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे तो आ जाएगा कि मंकी कहाँ पे है, और ये भी पता चल जाएगा कि जो मंकी है हमारा वो किस कलेक्शन के अंदर आता है। तो देखिए ये स्कूल कलेक्शन नाम से कोई फोल्डर है जिसके अंदर मंकी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक हटा देता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे सही का निशान है, अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं उन चीज़ों को हाइड कर चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप वहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर से ये जो स्कूल कलेक्शन वाला ऑप्शन है ये अनहाइड हो जाए, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा फिर से, तो अब देखिए वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखने लगी हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी कलेक्शन को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं इस प्रॉपर्टीज़ पैनल के बारे में कि ये है क्या। जैसे अभी हमारा क्यूब सेलेक्ट है, और जब हम लोग क्यूब को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम लोग पूरे ऑप्शन को डिटेल से नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल की हैं। और जब हम लोग मॉडलिंग वगैरह करेंगे तो इनके बारे में सीख जाएंगे आराम आराम से, तभी आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। खैर, जो कुछ भी यहाँ से आपको समझ में आएगा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अभी ये जो ऑप्शन है ये रेंडर इंजन के लिए है, रेंडर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग रेंडर इंजन को चेंज कर सकते हैं। जैसे जो ब्लेंडर होता है इसमें मुख्यतः दो प्रकार के रेंडर इंजन होते हैं, एक होता है ईवी और एक होता है साइकिल। फिर इसके अलावा आपको कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला है। ये हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं, ये होता है आउटपुट प्रॉपर्टी का सेक्शन। जब हम लोग फाइनल वीडियो बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग रेजोल्यूशन को सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यही रेजोल्यूशन रहेगा 1920 और 1080 का। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे 1080 लिख देना है और यहाँ पे भी 1080 लिख देना है, क्योंकि जब हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो जो रील्स वगैरह होती हैं ज़्यादातर वर्टिकल फॉर्म में ही हम लोग यूज़ करते हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे 1080 और 1080 लिख देंगे। फिर ये फ्रेम रेट वगैरह क्या होता है ये सब कुछ आगे आपको पता चलेगा। फ्रेम स्टार्ट, फ्रेम एंड ये क्या होता है ये भी हम लोग आगे चल के सीख जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है ये वर्ड प्रॉपर्टीज़ का होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो संसार है, वर्ड मतलब होता है संसार, इन चीज़ों के अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ संसार है। हम लोग इस संसार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे अगर टिक करूँ और यहाँ पे मैं इसको उठा के ऊपर साइड लेके जाऊँ, अब अगर मैं यहाँ पे हरा कर दूँगा तो अब ये जो संसार है वो हरे कलर का हो जाएगा, लेकिन आपको अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि आप अभी सॉलिड मोड में हैं। अगर हम लोग शेडिंग मोड में जाएंगे, यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये अगर मैं रेंडर मोड में जाऊँगा तो अब हमें यहाँ पे जो संसार है वो कैसे दिखेगा, हरे कलर का दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ, नीला कर दूँगा, तो ये हमें जो संसार है वो नीले कलर का दिखेगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ये वर्ड का कलर चेंज करने के लिए करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ये होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके सॉलिड मोड में आ जाता हूँ। ये जो ऑप्शन है ये ठीक वही ऑप्शन है जो हमें यन पैनल में मिलता है। अगर मैं यहाँ पे यन प्रेस करता हूँ तो देखिए ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं ये ठीक ऑप्शन यहाँ पे भी हैं और उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बाई एक्सिस के अबाउट इस क्यूब को रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 45 डिग्री रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 45 और ये इंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो बाई एक्सिस के अबाउट 45 डिग्री रोटेट हो चुका है। और जो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे सेम वही वैल्यू यहाँ पे भी हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे 45 किया तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे 45 हो गया है।
अभी फ़िलहाल मैं n प्रेस करके इस विंडो को बंद कर देता हूँ। हमने ये n प्रेस कर दिया, ये हमारा n पैनल ऑफ हो गया है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ये होता है मॉडिफायर वाला सेक्शन, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। फिर उसके बाद ये होता है पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। यहाँ से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाल उगा सकते हैं, जैसे अपने सिर पे बाल होते हैं उसी तरीके से हम लोग बाल उगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इमीटर का भी यूज़ करते हैं। कई बार हम लोग किसी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी चीज़ें निकाल देते हैं, बाहर निकालते हुए एनिमेशन दिखाते हैं, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। फिर ये फिजिक्स प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है। जैसे नॉर्मली फिजिक्स काम करती है अपने दैनिक जीवन में, ठीक उसी तरीके से फिजिक्स इस ब्लेंडर के अंदर भी काम करती है। ये होता है हमारे पास कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी का ऑप्शन, इसका भी इस्तेमाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। ये वर्टेक्स ग्रुप के लिए है। और ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए ऑप्शन, ये शेडिंग प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है या फिर मटेरियल प्रॉपर्टी ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको अगर नीले कलर का करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो हमारा ये जो क्यूब है वो नीले कलर का हो गया है। लेकिन अभी हमको दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सॉलिड मोड में हैं। कोई भी कलर हमको सॉलिड मोड में नहीं दिखेगा, हमें उसके लिए शेडिंग मोड में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए हमारा जो क्यूब है वो अपने ओरिजिनल कलर में दिखने लगा है। अगर मैं यहाँ पे हरा कलर करना चाहता हूँ इसको, तो ये मैं हरा कलर कर सकता हूँ। जो भी कलर मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और ये लास्ट में टेक्सचर प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। नीचे टाइम लाइन है, अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको बड़ा करूँ तो आप टाइम लाइन को भी देख सकते हैं। हालांकि आपको इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सीखना है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे साइड। अब थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं आइसोलेशन मोड होता क्या है। कई बार हम लोग आगे चल के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हम जिस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं सिर्फ उसी को देखना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कल को हमने इस पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर काम करना है, और हम ये चाहते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो और हम इसी चीज़ को देख पाएँ। तो मैं नम पैड में जो स्लैश बटन है इसको प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं स्लैश प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अब मैं कहाँ आ जाऊँगा, आइसोलेशन मोड में आ जाऊँगा। अभी मैं सॉलिड मोड में चला जाता हूँ। ये इसको लेफ़्ट क्लिक करके हमने ये स्लैश प्रेस करा तो ये देखिए मैं कहाँ आ चुका हूँ, आइसोलेशन मोड में आ चुका हूँ। अगर मैं 3D व्यू पोर्ट को रोटेट भी करता हूँ या फिर जूम आउट भी करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्यूब ही दिखेगा। अगर मैं फिर से आइसोलेशन मोड से बाहर जाना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ें दिखने लगें, तो फिर से मैं स्लैश बटन प्रेस करूँगा तो ये मुझे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। स्लैश बटन से हम लोग आइसोलेशन मोड में चले जाते हैं, यानी कि सिर्फ वही दिखेगा। और स्लैश बटन प्रेस करके आप लोग आइसोलेशन मोड से बाहर भी आ सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी हमने बताया है कि इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करना हो और हम ये चाहते हैं कि बाकी चीज़ें हमें ना दिखें, जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। अब हम लोग समझते हैं कि व्यू सेलेक्टेड होता क्या है। जैसे अभी देखिए इस मंकी पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा मंकी अभी दूर है। तो अगर मैं मंकी को लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेता हूँ और नम पैड में डॉट बटन प्रेस करता हूँ, या फिर नम पीरियड भी कई बार इसको बोलते हैं, तो ये जो डॉट बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो अब देखिए मंकी मेरे नज़दीक आ चुका है। इसको बोलते हैं व्यू सिलेक्शन, यानी कि आप उस चीज़ के काफ़ी नज़दीक जा चुके हैं जिस पे आप काम करना चाह रहे थे। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस क्यूब पे काम करूँ और ये मुझे पास से दिखे, तो सबसे पहले इसे लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मैं नम पीरियड प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारे नज़दीक आ चुका होता है ये क्यूब। अगर मैं फिर से नम पैड प्रेस करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा।
अब देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। अगर मैं फिर से सिलेंडर पे काम करना चाह रहा हूँ तो हमने लेफ़्ट क्लिक करा और ये स्लैश वो नम पीरियड प्रेस करा तो ये हमारे पास काफ़ी नज़दीक आ चुका है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही बस दिखे तो आप स्लैश बटन प्रेस करके इसी पे काम कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर साइड बहुत सारे ऑप्शन हैं ये क्या हैं। होता क्या है कि जब हम लोग 3D एनिमेशन बनाना सीखते हैं तो हमें कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। हम लोग मॉडलिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें मोबाइल फ़ोन का एनिमेशन दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन अगर डिज़ाइन करना है तो हमें अलग से वर्क स्पेस दिया गया है, हम लोग इस वर्क स्पेस में जा कर के मॉडलिंग कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करा, अब मैं किसी भी चीज़ पर मॉडलिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए स्कल्पटिंग करनी है तो मैं यहाँ से जा कर के आसानी से स्कल्पटिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए कलर वगैरह करना है तो मैं यहाँ पे शेडिंग प्रॉपर्टीज़ पे जा कर के ये मैं कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे एनिमेशन बनाना है तो मैं यहाँ पर जाकर आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के हमारे काम को आसान करने के लिए ब्लेंडर ने हमें अलग अलग वर्क स्पेसेस दिए हैं। आप जिस प्रकार का काम करना चाह रहे हैं उस वर्क स्पेस में आप जा कर के आसानी से काम कर सकते हैं। हालांकि ये सारे के सारे वर्क स्पेस जो अलग अलग हैं इनको हम लोग बना भी सकते हैं। जैसे हुआ क्या है कि आपके पास बहुत सारी विंडो खुली हैं और इन विंडो में अलग अलग नाम से फाइल खुली हुई हैं। जैसे अभी हमारे पास ये 3D व्यू पोर्ट है, ये आउटलाइनर पैनल है, ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है और ये हमारे पास डोप शीट खुली हुई है। तो आप चाहें तो कोई भी फाइल खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे खोलना चाहूँ टाइमलाइन या फिर ग्राफ एडिटर, मान लीजिए मैं ग्राफ एडिटर खोलना चाह रहा हूँ तो ये देखिए हमारा ग्राफ एडिटर खुल गया। कहीं पे भी आप कुछ भी खोलना चाहें, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल खोलना चाह रहा हूँ तो ये हमने ये लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये देखिए प्रॉपर्टीज़ पैनल आ गया। यहाँ पे जो यहाँ पे डाटा दिख रहा है सेम वही डाटा यहाँ पे भी है। तो आप जो कुछ भी खोलना चाहें आप यहाँ से खोल सकते हैं। हालांकि हम लोग हमेशा इन वर्क स्पेसेस का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ब्लेंडर ने हमें दिया हुआ है और ये काफ़ी व्यवस्थित है। इसीलिए जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे आगे चल के तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन सा वर्क स्पेस किस काम में आता है। अगर मैं किसी भी वर्क स्पेस पे जाके राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम लोग चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं उस वर्क स्पेस को, चाहें तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस वर्क स्पेस को सबसे आगे ले जा सकते हैं या फिर सबसे पीछे ले जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हम लोग चाहें तो किसी भी वर्क स्पेस का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ दूसरा रखना है तो यहाँ पे मैं माउस को लेके जाकर लेफ़्ट क्लिक करूँगा 2 बार जल्दी जल्दी। जब मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका नाम चेंज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ये। अब मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसका नाम क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रयास एकेडमी, PRAYSACADEMY और ये हमने इंटर कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयास एकेडमी हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। जब हम लोग पहली बार ब्लेंडर को चालू करते हैं तो हमेशा हमें लेआउट खुला मिलता है, यही वाला वर्क स्पेस खुला मिलेगा। देखिए मैं फिर से नई फाइल में जाता हूँ, ब्लेंडर नया ब्लेंडर चालू कर रहा हूँ। फाइल पे गए, न्यू पे गए और हमने ये जनरल पे क्लिक कर दिया। ये हमने डोंट सेव पे जब क्लिक किया तो ये देखिए हमें लेआउट खुला हुआ मिलता है और हमेशा यही विंडो हमारे पास आती है जब भी हम लोग पहली बार ब्लेंडर को खोलते हैं। तो इतनी शॉर्टकट कीज़ थी जिसके बारे में अभी हमने सीखा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग क्वाड व्यू के बारे में भी जान लेते हैं। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट और क्यू प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और हम क्यू प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्वाड व्यू ओपन हो चुका है। इसका इस्तेमाल हम लोग मॉडलिंग के समय करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चारों साइड से देख सकते हैं कि हम लोग उसमें बदलाव कर रहे हैं तो कैसे वो चीज़ फ्रंट से दिख रही है, कैसे राइट से दिख रही है, कैसे टॉप से दिख रही है, वो सब कुछ हम लोग आसानी से एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए
इस क्यूब का ये टॉप व्यू दिख रहा है, यहाँ पे ये फ्रंट व्यू दिख रहा है कि फ्रंट से ये क्यूब कैसा दिख रहा है, राइट से ये क्यूब कैसा दिख रहा है वो हमें पता चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और ऐड करते हैं हम लोग क्या, वो ऐड कर लेते हैं क्या, मंकी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका क्या है, मैं एक नया तरीका बताता हूँ आपको ऑब्जेक्ट ऐड करने का। शिफ्ट के साथ ए प्रेस कीजिए, जैसे ही आप शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये ऐड मेन्यू आ जाएगी। अभी मैं मंकी ऐड कर लेता हूँ, ये हमने मंकी ऐड कर लिया। अब इस मंकी को हम लोग चारों साइड से देख सकते हैं। टॉप व्यू ऐसा है मंकी का, हम लोग माउस व्हील को रोटेट करके जूम भी कर सकते हैं। ये फ्रंट व्यू ऐसा है और ये राइट व्यू हम लोग को ऐसा दिखेगा। माउस व्हील को रोटेट करके आप किसी भी विंडो को जूम या फिर जूम आउट कर सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में मॉडलिंग के बारे में थोड़ी बहुत सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि मॉडलिंग करनी कैसी है। थोड़ी बहुत हम लोग एडिट मोड में भी शॉर्टकट कीज सीखेंगे कि एडिट मोड क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और फिर मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये रहा यूज़र इंटरफेस का पार्ट 2। अब हम लोग अगली क्लास से लगभग मॉडलिंग की तरफ प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एडिट मोड सीखेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो पार्ट 1 हमने बनाया हुआ है या फिर जो हमने पार्ट 2 अभी आप देख रहे हैं, तो इन दोनों वीडियोस में जो भी आपको ये दिए गए हैं, शॉर्टकट कीज दी गई हैं, जो कुछ भी हमने आपको सिखाया है, इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इन दोनों वीडियोस में बताई गई शॉर्टकट कीज़ पर अच्छी खासी पकड़ बना लेंगे तो आपको 3D एनिमेशन आसानी से समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि यही सारी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके ही हम लोग सीखने वाले हैं 3D एनिमेशन। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सीखते रहिए। जय हिंद।